बेटा अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 का आज का लेक्चर। और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक चार्ज पार्टिकल की मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उसकी एप्लीकेशंस जो थे। लास्ट टाइम तक हम उसके एप्लीकेशन तक पहुंचे थे और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किस तरह बिहेव करता है उस चार्ज पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं से मैं उसी को बेस बनाते हुए मैं आगे चलूंगा और थोड़ा सा पीछे मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा पिछले लेक्चर्स का, ताकि एक सीक्वेंस बन सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके दो तरह तरीके थे, एक पर्सपेक्टिव व्यू था और एक नॉन पर्सपेक्टिव व्यू था। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि एक चार्ज पार्टिकल की मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किस तरह अफेक्ट करती है उसकी मोशन को, चार्ज पार्टिकल की मोशन को किस तरह अफेक्ट करती है बाय अप्लाइंग द मैग्नेटिक फोर्स। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर एक चार्ज अगर मूव कर रहा है इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इनवर्ड है, इनटू द पेज है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये सर्कल में ही क्यों मूव करता है, क्योंकि ये जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज मूव करता है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बातें हम डिस्कस कर चुके लास्ट टाइम। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कहा था कि ये ऐसे ही है जैसे एक मूविंग पार्टिकल है और उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वहां पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा, एक्ट करेगा। तो वो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था किसकी मोशन में, चार्ज पार्टिकल की मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया था FB = ma। और क्योंकि जो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया FB। मैक्सिमम फोर्स उस वक्त होगी जब हम इसकी मैग्नीट्यूड QBB लेंगे, यानी फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये बराबर हो जाएगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास। ठीक है, और उसके बाद हमने ये बात भी की थी कि वहां से हम R कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द पाथ फाइंड कर सकते हैं उसी लास्ट इक्वेशन से। और ये बात जो चीजें यहाँ से क्लियर है वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इस फार्मूला से कि रेडियस ऑफ द पाथ इज प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मोमेंटम। ये ऊपर जो आप लिखा हुआ mv, दिस इज द लीनियर मोमेंटम, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ QB, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। ठीक है, एंगुलर स्पीड उसकी क्या होगी भला, दैट इज विल बी इक्वल टू, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज V = R ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू V/R आ जाएगी। आप ऊपर वाली इक्वेशन से R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास QV/M आ जाएगा। ये भी डिस्कस हो चुका है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड की थी। वहां से टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है, दैट इज टाइम पीरियड, दैट विल बी इक्वल टू
सर्कमफेरेंस ओवर द वेलोसिटी, और फिर हमने पिछली इक्वेशन से कुछ वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया था। और एंगुलर स्पीड जो थी पार्टिकल की और पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन, ये दोनों किन चीजों पे नहीं डिपेंड करते, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सेकंड इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि ओमेगा को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कि एक बॉडी जो कि एक हेलिकल पाथ पे मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन मोशन। तो उसको, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा से, ओमेगा। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे थे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि एक चार्ज पार्टिकल की मोशन एक मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर उस वक्त होगी जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी। तो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करेगा। अगर ये दोनों जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये सर्कल, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर जब ये नहीं होंगी तो ये साइक्लोट्रॉन मोशन करेंगे, मतलब एक हेलिकल पाथ बनाएंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड ही यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स मोशन में चार पार्टिकल की जो मोशन होती है वो दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, और हम इस कोर्स में वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन भी जो डिस्कस कर ली थी, अब इसमें से कुछ चीजें हमारी बाकी रह गई थी, जिस तरह एक पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की मौजूदगी में मूव करता है। अगर अब यहाँ पे हमें इस बात का हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड काफी होती है उस पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर भी। अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगेगी, और कम है तो कम लगेगी। तो नेक्स्ट मैंने इन दोनों, जब एक पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, दैट इज इक्वल टू QE। और जब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस E। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस का जब हम सम करते हैं, दोनों फोर्सेस को जब जमा करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, ये इस फिगर में दिखाया हुआ है जो कि हमने डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जब आपस में बराबर होंगी, एक दूसरे के कैंसिल आउट कर रही होंगी, तो यहाँ इस सोर्स से जो चार पार्टिकल निकलेगा दैट विल गो थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा किसी साइड पे, और वो इसी तरह सीधा मूव कर देगा। इस तरह की डिवाइस को हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूज जो है वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या है, हम चार पार्टिकल की वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले चार पार्टिकल सीधा मूव कर देंगे। जब वेलोसिटी पार्टिकल की ज्यादा होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो जो चार पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट कर देगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरह जब कोई पार्टिकल स्लो मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेट डोमिनेट करेगी, डोमिनेट होगी, तो फिर क्या होगा, चार पार्टिकल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम वेलोसिटी सिलेक्टर बना सकते हैं कि कौन से चार पार्टिकल कितने वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, इफ QE एंड QVB आर इक्वल, फिर क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर देगा। और इसी इक्वेशन से हमने ये लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था कि वेलोसिटी फाइंड कैसे करेंगे। वेलोसिटी इसी इक्वेशन से फाइंड की हुई है, Q से कैंसिल हो जाएगा और V will be equal to E over V. E is the strength of electric field and V is the strength of magnetic field. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है, only those particles
having this speed will pass undeflected through the mutually perpendicular electric and magnetic fields. Second इसका conclusion ये लिखा हुआ है, the magnetic force exerted on the particles moving at speeds greater than that is stronger than the electric force, and the particles are deflected toward the left. और इसी तरह those particles at slow speeds are deflected toward the right, जो बातें हम कर चुके हैं. तो नेक्स्ट जो है ये कुछ चीजें थी जो वेलोसिटी सिलेक्टर में रह गई थी, मिसिंग थी, वो मैंने ऐड कर दी हैं. और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर. जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है यही काज है जो कि जिसने इलेक्ट्रॉन को एक नेचुरल पार्टिकल कहा, जिसके नतीजे में कहा गया मास स्पेक्ट्रोमीटर है क्या चीज. मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयंस अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो. यानी हमने इसमें क्या करते हैं कि जो चार्जेस हैं आयंस, मतलब पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. इट मींस चार्जेस, इनको हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो. अब मास टू चार्ज रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए अगली स्लाइड में मैंने उसका वो फिगर बनाई हुई है, तो वहां से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ. ठीक है, इसमें क्या इन वन वर्जन ऑफ दिस डिवाइस, ये जो डिवाइस है जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जो कि यूज होती है चार्जेस को सेपरेट करने में, और वो सेपरेट किस बेस पे करता है, किस प्रिंसिपल के तहत करता है, दैट इज मास टू चार्ज रेशियो. और इसमें क्या है कि एक बीम ऑफ आयंस हम पास करवाते हैं थ्रू वेलोसिटी सिलेक्टर. वेलोसिटी सिलेक्टर जो हमने पढ़ा था, मैंने क्लास में भी कहा था कि अगली जो डिवाइस हमारी होगी उसमें हम वेलोसिटी सिलेक्टर को यूज करेंगे. एंड देन एंटर्स अ सेकंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इस डिवाइस इस फिगर में जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें V0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है. दैट हैज द सेम डायरेक्शन एज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेलेक्टर. सेलेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो इनवर्ड थी, इनटू द पेज थी, यानी क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ था. दैट उसको हम फिर कहते हैं क्या, नोन एज ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर. और उसको अगली स्लाइड पे दिखाया हुआ है. जब चार पार्टिकल मतलब बीम ऑफ आयंस एंटर होती है सेकंड मैग्नेटिक फील्ड में, उस वक्त क्या होता है, जो आयंस मतलब चार्जेस जो हैं आर डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो वहां पे हमारे पास तीन चीजें मिलती हैं. दे मूव इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r बिफोर स्ट्राइकिंग द डिटेक्टर एरे. ठीक है, डिटेक्टर एरे को स्ट्राइक करने से पहले एक सेमी सर्कुलर रेडियस बन जाता है. ठीक है. If the ions are positively charged, the beam deflects towards the left, जिस तरह फिगर में बताया हुआ है अगली स्लाइड पे. If the ions are negatively charged, the beam deflects towards the right. यानी ये उसी तरह है जैसे मैंने पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था. मैंने कहा था वहां पे अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, और इसी तरह का चार्ज पार्टिकल नेगेटिव आयन है तो वो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है, तो इस तरह चार्जेस को हम सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो. ये बताया हुआ है, ये हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, और ऊपर उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अप्लाई की हुई है. तो क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. वो ये स्क्रीन दिखाई हुई है कि इस स्क्रीन के ऊपर आकर वो स्ट्राइक करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक हो गया. अब हम देखते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कैसे करनी है. हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां जो वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने r फाइंड किया था. सॉरी, उससे भी पहले हमने जब चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल जब हम पढ़ रहे थे, वहां पे हमने रेडियस ऑफ द पाथ की बात की थी. वो हमने फाइंड किया था, दैट वाज इक्वल टू mv ओवर qb के बराबर था. यहां से मैं m/q की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, और b की जगह पे मैंने b0 लिख दिया क्योंकि वहां पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को b से रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पे हम b0 से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, इस इक्वेशन और फिर अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन 1, वहां से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें
तो हमारे पास m by q यानी mass to charge ratio जो है will be equal to r b naught b over इलेक्ट्रिक फील्ड b naught यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b जहां पे हमने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर। ठीक हो गया। यहाँ पे उसके कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं और इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो जे थॉमसन ने किए थे और उसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की थी फॉर इलेक्ट्रॉन। और क्या इस जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द कैथोड एंड पास थ्रू टू स्लिट्स, दो स्लिट्स है वो पास होते हैं, then they drift into a region of perpendicular electric and magnetic field, यानी जिस वो रीजन से पास करते हैं जो जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जिस रीजन में परपेंडिकुलर होंगे उसे हमने वेलोसिटी सिलेक्टर कहा। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फील्ड्स आर फर्स्ट एडजस्टेड टू प्रोड्यूस एन अनरिफ्लेक्टेड बीम, यानी मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह एडजस्ट की जाती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज टर्न्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड जब बंद कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है वो एक मेजरेबल बीम डिफ्लेक्शन पैदा करती है जो कि रिकॉर्ड हो जाती है ऑन द फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन हम कह सकते हैं, जो कि फ्लोरेसेंट मटेरियल से मिलकर बनी होती है। अच्छा, फ्रॉम द साइज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज टू मास रेशियो कैन बी डिटरमाइंड। तो चार्ज मास जो मास टू चार्ज रेशियो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का, इन दोनों की मैग्नीट्यूड का हमें पता हो। इसमें के जो रिजल्ट्स थे that leads us to the crucial experiment which represent the discovery of the इलेक्ट्रॉन डिस्कवर तो हो चुका था लेकिन एज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर डिस्कवर हुआ, जो कि जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से के बाद किया गया। अच्छा, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की ये डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें ये कैथोड है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये स्लिट लगी हुई है, उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दी जाती है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर, और कोई क्वेश्चन है तो वो फिर आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच।